तो देखिए चैप्टर 5 के अंदर आगे के जो क्वेश्चंस देखे थे वो थियोरी वाले थे। अब इसमें ये जो क्वेश्चन है उसमें कुछ वैल्यू आप डाल सकते हैं, वैल्यूज वाले क्वेश्चन है। लेंथ दिया हुआ है 4×10 एटम्स दिए हुए हैं, डाइपोल मोमेंट दिया है 6×10⁻24। चलो वेरी गुड, किसी ने तो यस नैमिल वेरी गुड, 4, 5 और 6 तीनों के आंसर दे दिए। चलो सबसे पहले ये बताइए फोर्थ में आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यस नैमिल, आप बताना चाहो तो भी बता सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला। हाँ कहो सर। यस प्रियांश वेरी गुड, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल M इज इक्वल्स टू N इंटू स्मॉल m अपॉन डिवाइड बाय वॉल्यूम। ओके, यहाँ पे सिंपल आपको 1, 2 और 3 तीनों के तीनों वैल्यू दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से फोर्थ जो है उसका आंसर ये रहा। फोर्थ में डी, डी और किसी के आंसर फोर्थ डी, यस चलो गुड गुड गुड। ओके, बाकी के लोग है वो फॉर्मूला लगाकर आंसर जो है उसको सिर्फ टैली कर सकते हैं। 5th क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन और 7th क्वेश्चन, इस चैप्टर में से अगर कोई क्वेश्चन आते हैं तो जनरली ज्यादातर थ्योरी वाले क्वेश्चन हो सकते हैं। At any place on the earth, the angle, that angle between the magnetic meridian and the geographic meridian is called, क्या कहेंगे? डीप एंगल, डिक्लिनेशन, लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड। चलो किसी किसी ने आंसर्स दिए हैं। ओके, डिक्लिनेशन। 6th जो है ना, बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ट्रैवल्स। देख भाई, इसमें जब भी ऐसा जनरल क्वेश्चन हो तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ट्रैवल फ्रॉम, तो बाय डिफॉल्ट ऐसा मानने का कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। देखो यहाँ पे इनसाइड आउटसाइड जो है वो साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ टू साउथ, बोथ नॉर्थ पोल टू साउथ पोल एंड साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, नन ऑफ द अबव। तो ये जो है वो थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन, या तो हमें अपना आइडिया जो है वो वहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, ऐसा ये क्वेश्चन जो है वो बन जाता है। जनरली यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में ऐसा समझने का, देखो इन बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ट्रैवल्स फ्रॉम, तो ट्रैवल्स फ्रॉम यानी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऐसा ही मान लेने का कि वो आउटसाइड की ही बात करते होंगे, तो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल सीधा सीधा आप ले सकते हैं। अगर हाँ ऐसा कोई हिंट दिया है तो बात अलग है, तो इनसाइड आउटसाइड है। जैसे सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन में अगर एक छोटा सा पॉइंट वहां पे करेक्शन में डाल दे कि वहां पे ऐसा दिया हो बोथ नॉर्थ पोल टू साउथ पोल एंड इनसाइड साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, अगर यहाँ पे बीच में वर्ड ऐसा डाल दे इनसाइड, तो सी आंसर भी सही जा सकता है। ठीक है, चलो 7th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन एंड 9th क्वेश्चन। चलो वेरी गुड, 7th में बी, a material is placed in a magnetic field and it's thrown out of it, then the material is dash। यहाँ पे आपको याद हो तो शायद हमने एक पढ़ा था जिसको एक मैसनर इफेक्ट ऐसा कहा जा सकता है, जो सुपर कंडक्टर के अंदर होता है, और वहां पे ऐसा होता है कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो तो दैट्स एक्सपेल आउट, यानी वो उसके बाहर से निकल जाता है। तो यहाँ पे उसी बेस पे आइडिया है वो ऐसा लग, सॉरी, वहां पे ऐसा आइडिया लगाया जाता है कि वो उसको रिपेल करेगा, और इस वजह से यहाँ पे उसका आंसर आप डायमैग्नेटिक कह सकते हैं। चलो 7th में सबके बी जा रहा है फॉर सुपर कंडक्टर, यस ये जो है ना सुपर कंडक्टर का केस बन सकता है। 8th वाला है द मैग्नेटिज्म ऑफ मैग्नेट लूजेस ड्यू टू, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। ओके, आप उसको हिट देते हैं, आप उसको बार बार हैमर करते हैं, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड है वो लूज हो जाएगा। उसमें से कोई भी ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, 8 जो है ऑन हीटिंग अ मैग्नेट, यस 8 जो है उसमें अप्लाइंग रिवर्स फील्ड ऑफ अप्रोप्रिएट स्ट्रेंथ, ये भी चल सकता है। देखो ये क्वेश्चन भी मेरे हिसाब से ऐसा जाना चाहिए, the magnetism of magnet loses due to when it's broken into two small pieces। तो क्या नहीं, मैग्नेटिज्म तो लूज नहीं करेगा, वो मैग्नेट दो बन जाएंगे।
ऑन हीटिंग अ मैग्नेट, तो कि हाँ मैग्नेट को हीट देने से उसके जो डायपोल मोमेंट का अरेंजमेंट है वो बिगड़ सकता है, तो वो बिगड़ सकता है, कम हो सकता है। ड्रॉपिंग इट इनटू कोल्ड वाटर, तो ये तो बस ऐसे ही टाइम पास बनाया है। अप्लाइंग अ रिवर्स फील्ड ऑफ अप्रोप्रिएट स्ट्रेंथ, अब ये जो वाला किस्सा है वो आप हिस्टेरिसिस उठा सकते हो। मतलब हिस्टेरिसिस वाला जो ग्राफ था उसमें हमने देखा था कि अगर करंट हमने रिवर्स डायरेक्शन में दिया तो मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी जो उसका बी का कर्व था वो बी धीरे 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 कम हो रहा था। तो एक पॉइंट ऐसा था कि जहां पे आपने करंट दिया पर मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे कम होते होते जीरो हो गया। तो ये क्वेश्चन भी ऐसा है जहां पे दो ऑप्शंस हो सकते हैं, हीटिंग मैग्नेट वाला भी या तो रिवर्स फील्ड वाला भी। पर अप्लाइंग रिवर्स फील्ड ऑफ अप्रोप्रिएट स्ट्रेंथ, अब रिवर्स फील्ड वर्ड जो है उसको आप कैसे समझेंगे, तो वहां पे अगर मैं ऐसा कह दूं कि रिवर्स करंट एंड इफ यू प्लेस इन वो जो था ना फेरोमैग्नेट वाला किस्सा, उसको आप यहाँ पे इसके साथ कंपेयर करवा सकते हैं। अदरवाइज बी इज द बेटर ऑप्शन, ओके। ताकि सीधे सीधे लाइंस के साथ कनेक्ट कर दो, द मैग्नेटिज्म ऑफ मैग्नेट लूजेस ड्यू टू ऑन हिटिंग अ मैग्नेट, तो सीधा आंसर वहां पे चल जाएगा आपका। I current is passing through a solenoid of n turns and the area of cross section magnetic field at a very long distance z on its axis. Direct formula based question hai, you can do it yourself. Curie temperature is the temperature above which one material that converted into the another ferromagnetic substance turn into the paramagnetic substance. Okay, चलो 11th जो है domain formation is the necessary feature of paramagnetism, diamagnetism, ferromagnetism. ओके, तो डोमेन वाला जो किस्सा है वो हम फेरोमैग्नेटिज्म में जनरली देखते हैं, ठीक है। चलो 12th वाला किस्सा है, इफ रॉड ऑफ आयरन ऑब्टेन्ड 8 पाई टी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, रिलेटिव परमियाबिलिटी जो है वो म्यू आर होता है, और यहाँ से कुछ आइडिया है वो हमें लगाना है। ओके, तो देखते हैं 12th के लिए क्या किया जा सकता है। यस, आई होप बाकी के आंसर हमारे राइट ही होंगे। यस, ये रहा 12th वाला, जहाँ पे रिलेटिव परमिएबिलिटी जो है उसका बेसिक सा फंडा हमारे पास ऐसा था, म्यू आर रिलेटिव परमिएबिलिटी इज इक्वल्स टू म्यू बाय म्यू नॉट, दैट्स अ रेशियो ऑफ परमिएबिलिटी इन मीडियम टू द स्पेस। h से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, म्यू एच अपन म्यू नॉट एच ले लिया। म्यू एच इट इज कंसिडर्ड टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो आपको क्वेश्चन के अंदर दिया था, म्यू जीरो का वैल्यू 4×10⁻⁷ और h भी हमें दिया था, तो उसके हिसाब से 10⁴ जो है वो आंसर आ सकता था। चलो आफ्टर दैट यहाँ पे 13 नंबर का क्वेश्चन है, थियोरी वाला है। 14th भी पैरामैग्नेट क्यूरी टेम्परेचर है, कर सकते हैं। यस, 15th 16th और 17th तीन क्वेश्चंस देखते हैं। चलो वन बाय वन। 15th 16th and 17th, what is the magnetic susceptibility of iron if its relative permeability? yes, 5500, और यहाँ पे आंसर आएगा 5499। ओके, फॉर्मूला याद होगा, काईएम वाला था, परमेबिलिटी के साथ था। मैग्नेट विद द टू पोल्स may be regarded as magnetic pole, monopole, electric dipole और quadrupole। ओके, सिंपल सी बात है। टाइम पीरियड ऑफ द फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट डज नॉट डिपेंड अपॉन, यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना वो याद कर सकते हैं आप, चैप्टर 1 के अंदर भी हमने टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिया था और उसमें फ्रीक्वेंसी का भी फॉर्मूला निकाला था, जिसमें PE/I यानी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड और मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया था। एग्जैक्टली यहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल के लिए भी हम मैग्नेटिक फील्ड का टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकाल सकते हैं, जिसमें MB और I, M यानी मैग्नेटिक डायपोल, मैग्नेटिक फील्ड और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है उसका आइडिया है वो आप लगा सकते हैं। उसके हिसाब से 17 नंबर का आंसर आप देने का ट्राई करेंगे तो शायद आंसर है वो आ सकता है। लेंथ ऑफ मैग्नेट, पोल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट,
horizontal component of magnetic field of earth and length of the suspension. Okay, time period of a freely suspended magnet does not depend upon. yes 17th है. हाँ, सस्पेंशन जो है उसके ऊपर उसका डिपेंडेंसी नहीं रहता है. 18th थियोरी है 19th पोल स्ट्रेंथ ऑफ बार मैग्नेट इज 1 किलोमीटर. Between its two poles is 1 centimeter, so it's magnetic dipole moment. सॉरी, उसको मैं कैंसिल करता हूँ. 20 ग्राफ वाला है, याद करिए. ग्राफ वाला कोई क्वेश्चन याद हो तो काईएम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ. 20 नंबर का क्वेश्चन, वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई एम with a temperature for a paramagnetic substance is best represented by which figure? I think chapter 5 की जो नोट्स है वहाँ पे हमने हर एक प्रॉपर्टीज के लिए, मतलब डाया, पैरा और फेरो के लिए जो पॉइंट्स बनाया है वहाँ पे ग्राफ भी हमने दिए हुए हैं और उसी के हिसाब से आपको इसका आंसर है वो पता चल सकता है. जहाँ पे टेम्परेचर का डिस्कशंस करते हैं तो फेरो कन्वर्ट इनटू पैरामैग्नेटिक ऐसा कुछ आपने देखा था, उसके हिसाब से ये आइडिया है वो डेवलप हो सकता है. सो दैट्स डिक्रीजिंग वाला ग्राफ है वो यहाँ पे बन सकता है. चलो लास्ट के 5 क्वेश्चंस. अगेन आई गिव यू फ्यू मिनट्स, एवरीवन ट्राई दिस. हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल आइडिया ऐसा है, क्या क्या डेटा दिया है और क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं. चलो 21 से स्टार्ट करिए. डाइपोल मोमेंट है, 23 रेडियस है और स्पीड फाइंड करना है. चलो 21 में अभी कोई आंसर नहीं आया है. Dipole moment, magnetic field, work required 60 degree, W is equals to mb cos theta, Meissner effect, dia, magnetic susceptibility at this temperature is this and at this temperature is this, inverse relation. Sphere of radius r is placed, magnetic field, find out the magnetic flux passing through it. So 21, 22, 90 to 60, 23, ये क्या था भाई. चलो 21 से 21, 21, 21, 21, 21, 21. चलो एक दो का आंसर है 21, 21, 22, 22. चलो 22 सही है. 23, 23, 23 तो ठीक है, डायरेक्ट ऑलरेडी डिस्कस था. 24, 24, 24, 24, 24 में शायद गलत जाएगा. और 25, 25, 25, 25, यस आयुष 25. चलो यस, क्विक व्यू. फर्स्ट ऑफ ऑल 21 देखिए. 21 नंबर का जो क्वेश्चन था, अगर आपने ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, इफ यू रिमेंबर दैट गायरो मैग्नेटिक रेशियो यहाँ से डिफाइंड हुआ था.
और E/2m into L, दैट्स एंगुलर मैग्नेटिक मोमेंट। थ्योरी जब डिस्कस कर रहे थे तो वहां पे इस पॉइंट का जिक्र किया था हमने। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट MVR इज इक्वल्स टू NH/2π से इसको हमने रिलेट किया था। तो वहां से आपको वेलोसिटी मिल सकता है 2mO/ER से, तो वो कुछ आंसर 4.1 10⁻10। अब ये ABCD कौन सा था वो आप यहाँ से देख ले, वो जो था 4.1 10⁻10। यस, चलो। आफ्टर दैट 22 तो WMB cos थीटा कहा था, cos 60 सीधा सीधा वैल्यू डालना था। ओके 23 जो है वो तो डायरेक्ट आंसर था, थियोरी वाला था। 24 जो है दैट्स काइम इनवर्स रिलेशन बोला था, दो अलग अलग टेम्परेचर है और आपको काई दिया था, तो बस सीधा इनवर्स रिलेशन था, वैल्यूज प्लेस करना था। पर वहाँ पे ध्यान रखना था ये टेम्परेचर के कन्वर्जन का। एंड 25 वो भी आई थिंक काफ़ी लोगों ने ए बताया था उसमें। ओके, sphere of radar placed in the magnetic field, find out the magnetic flux passing through it। वैसे यहाँ पे कोई भी सिचुएशन होती है तो आई थिंक कल ही हमने आई थिंक देखा था 24 क्या हुआ। कोई डाउट है भाई? उत्सव, प्रियांशु, उत्सव? ओके चलो ठीक है। वैसे यहाँ पे जब हम फ्लक्स की बात करते हैं तो फ्लक्स के लिए हमने आई थिंक कल ही एक पॉइंट डिस्कस किया था कि जनरली जब भी हम फ्लक्स की बात करते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन B.D अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट ऐसा समझा जाता है कि वहाँ पे कभी मोनोपोल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, ऑलवेज वहाँ पे मैग्नेटिक डायपोल ही होता है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों साथ साथ ही होते हैं, तो वहाँ पे उसका जो टोटल फ्लक्स जो है वो वहाँ पे 0 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे 25 क्वेश्चन हमने रखे थे। चलो अब थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। आज यहाँ पे जो हम EMI की बात कर रहे थे, EMI का जो पॉइंट था मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ये जो पॉइंट था, सेल्फ इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों के दोनों पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। यहाँ पे एक और पॉइंट हमने देखा था, यहाँ पे शायद होगा, यस, EMF की जब हम बात करते हैं, जब हम इंडक्टर जो है उसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो इंडक्टर को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। इफ यू रिमेंबर हमारी जो नोट्स है वहाँ पे लास्ट में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमने दिए थे कि जब आप इंडक्टर्स को सीरीज या तो पैरेलल में कनेक्ट करो तो उसका जो इंडक्टेंस है वो किस तरह से काम करता है, तो उसको लेकर यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो बनता है। इंडक्टर्स जब सीरीज में हो तो टोटल इंडक्टेंस L1 + L2 बनता है। ये भी एक पॉइंट था जो एडिशनल था फॉर अ म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू कॉइल्स L1 + L2 ± 2m और पैरेलल। वैसे आई सजेस्ट कि ये फॉर्मूला जो है उसका डेरिवेशन भी होता है, पर अभी इस एग्जाम के लिए मेरे हिसाब से तो कोई इसकी डेरिवेशंस की या तो ये फॉर्मूला याद रखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी ये जो भी आपके एग्जाम्स जो पेंडिंग है उसके लिए तो आई सजेस्ट कि आप बेसिक जो जितने फॉर्मूला है उसको जितना याद रख सकते हो उतना आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है। यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस μ0n² A/L और उसके हिसाब से म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये जो रूल है शायद याद हो तो ये वाला जो फंडा है ना, M21 ∅2/I1 M12 ∅1/I2, और इसके हिसाब से ये जो लाइन बनती है M12 = M21। इफ यू रिमेंबर दैट, इसको एक नाम दिया था, इसको कहते हैं रेसिप्रोसिटी थ्योरम, बरोबर है। वैसे देखा जाए तो ये L का फॉर्मूला और ये M का फॉर्मूला दोनों सेम टू सेम हमें दिखने चाहिए। वहाँ पे इसका भी हमने डेरिवेशन जो है वो किया हुआ था कि सेल्फ इंडक्टेंस का ये फॉर्मूला μ0n² A/L कैसे डिराइव होता है, और उसी के हिसाब से म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो फॉर्मूला भी हमें यहाँ पे कैसे मिल सकता है। तो देखिए, इफ यू जस्ट कंपेयर इट, तो यहाँ n² है, उसकी वजह यहाँ पे n1 n2 है, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स का स्क्वायर आता है, तो यहाँ पे एक और दूसरा जो है दोनों के नंबर ऑफ टर्न्स का मल्टीप्लिकेशन। अगर आप इसके थोड़ी जो उसकी डेरिवेशन हमने देखा तो उसको सीक्वेंस अगर आप याद करोगे ना तो आपको ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदा हो सकता है। यहाँ पे ऐसा समझने का हमने ट्राई किया था। देखिए,
हमने यहाँ पे ऐसा कुछ शायद समझने का ट्राई किया था कि अगर आप कोई वैल्यू है ये, अच्छा अगर हम मैग्नेटिक म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करें तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो m इज इक्वल्स टू पाई बाय आई होता है, पाई बाय आई होता है। और फाई जो है उसको आप बी ए एन आप कहते हैं, पाई बाय आई ऐसा कहते हैं। और ये जो वैल्यू है उसको हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी m कहा है। इफ यू रिमेंबर दैट, अगर मैं यहाँ पे ऐसा कहता हूँ ये म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए M21 ऐसा मैं कहता हूँ, तो यहाँ पे हमने समझने का ट्राई किया था कि अगर इसको आप M21 कहो तो यहाँ पे जो फाई का वैल्यू है उस फाई को आप 2 कह दो और करंट है उसको आप 1 कह दो। फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सेकंड कॉइल, तो उसका मतलब ये कि सेकंड कॉइल में से पास होने वाला फ्लक्स, यानी यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड आपको 1 का लेना चाहिए। यहाँ पे करंट जो है वो तो आएगा ही आएगा, करंट I1 आ गया। मैग्नेटिक फील्ड करंट 1 में से पास करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड उसके अकॉर्डिंग मिल जाएगा। और वहां पे जब आप वैल्यू प्लेस करते हैं तो B इज इक्वल टू म्यू 0 एन आई, और वहां से ये जो I1 है वो इसके I1 के साथ कैंसल हो जाता है। यहाँ पे ये phi2 है, नंबर ऑफ फ्लक्स 2 यहाँ पे आ जाएगा, इधर N1 आएगा। और यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला जो है वो आपको म्यू 0 N1 N2 L जो है हमारा ये फॉर्मूला था, हम यहाँ पे जो देख रहे थे वो सीधा सीधा फॉर्मूला आपको वहां से मिल सकता है। देखिए म्यू 0 N1 N2 A बाय L, वही फॉर्मूला आप यहाँ पे भी सीधा सीधा कंपैरिजन करके आप ले सकते हैं। कैसे? तो कि देखिए यहाँ पे जो पॉइंट था ना मैग्नेटिक फील्ड वाला, तो उसमें सोलेनोइड समझिए म्यू 0 स्मॉल एन आई। स्मॉल एन के लिए आप समझ सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी एल जो डिनोमिनेटर में वो आ गया। यहाँ पे phi2 यानी फ्लक्स सेकंड के साथ एसोसिएटेड है तो मैग्नेटिक फील्ड 1 का लेना है। अगर आपको पूरा रेगुलर लेक्चर वाला सीक्वेंस याद होगा तो आपको ये पॉइंट है वो अभी अच्छी तरह से समझ में शायद आ जाएगा। उसके बाद ये तो बस उसकी बेसिक डेफिनेशंस या तो बेसिक आइडिया है। वैसे ये शायद आपने रेगुलर स्टडीज में नहीं पढ़ा होगा। SI यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज अ हेनरी एंड दैट अ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज आल्सो हेनरी। CGS सिस्टम द यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज कॉल्ड EMU, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। और अबे हेनरी नहीं कहना है उसको, AB हेनरी ऐसा कहना है। ओके, अबे हेनरी नहीं पर AB हेनरी ऐसा आप कह सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो है वो कम्प्लीटली एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तो सिर्फ रेफरेंस बुक से आपके नॉलेज के लिए यहाँ पे रखा हुआ है। ओके, यहाँ पे डायरेक्ट आई सजेस्ट कि आप ये वैल्यू है उसी को याद रखिए। इट्स ए सिंपल पार्ट, म्यू माइक्रो है और ये मिली वैल्यू है। उसके बाद ये रिलेशन शायद ही काम में आ सकते हैं, पर फिर भी ऐसा लगा इसलिए ये रखा है। That's the relation between the mutual inductance and the self-inductance of the two coils if there is no flux leakage and if there is a flux leakage। ऐसा शायद एक दो जगह पे मैंने क्वेश्चन देखा था, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पे रखा हुआ है। ओके, बाकी 20 नंबर का पूरा क्वेश्चन है वो एडिशनल रखा है। अब उसके बाद यहाँ पे याद करना है आपको AC ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए हमने समझा हुआ था, एक पॉइंट था जिसको हम कहते थे महेंद्र सिंह धोनी वाला एक पॉइंट याद होगा आपको, कैप्टन्स। ओके, वो स्टेटमेंट हमारा कुछ ऐसा था अगर याद हो तो, कि कैपेसिटर की जब हम बात करते हैं तो हमने ऐसा याद रखा था कैप्टन लीड्स, यानी जब आप कैपेसिटर की बात करते हैं तो वहां पे करंट है वो लीड करता है। एक कंपोनेंट के लिए एक पॉइंट याद रख लो तो बाकी के जितने भी केसेस आएंगे वो सब आपको याद आ जाएंगे। कैपेसिटर में करंट लीड करेगा मतलब कैपेसिटर में पोटेंशियल लैग करेगा। कैपेसिटर में करंट लीड करेगा तो उसका मतलब ये कि इंडक्टर के अंदर करंट लैग करेगा। इंडक्टर के अंदर करंट लैग करेगा तो इंडक्टर के अंदर वोल्टेज जो है वो लीड करेगा। कंफ्यूज होता हो तो भी आपको शांति से वही बात याद रखनी है कि कैपेसिटर के केस में करंट है वो लीड करता है,
बाकी के सभी किस्से अपने आप है वो याद आ सकते हैं अगर समझा हुआ है तो। रेजिस्टर्स की बात करते तो रेजिस्टर्स में ना तो करंट लैग करता है ना तो वो लीड करता है, वो सेम फेज में जाता है, और आपको याद होगा उसका ग्राफ भी हमने देखा हुआ था। अब यहाँ पे ये जो साइनोसॉइडल वेव जो है तो उसका ये जो किस्सा है वो याद होना चाहिए। नवाब याद होगा ऐसा कुछ। मैक्सिमम ईएमएफ की हम बात करते थे, वहां पे नवाब एन ओमेगा ए बी, ओके, जो मैक्सिमम ईएमएफ की बात करते हैं। A sinusoidal alternating voltage is given by E equal to E0 sin omega t मिलेगा, where E0 is the peak value and E is the instantaneous value, that is equals to n omega AB, यानी नवाब आप कह सकते थे। यहाँ पे हमने ऐसा समझने का ट्राई किया था, that will follow साइन ग्राफ एज वेल एज कॉस ग्राफ। अब यहाँ पे इस चैप्टर को हमने सिंपल तरीके से भी समझा था कि अगर मान लो मैं शुरू करता हूँ फाई के साथ, जैसे यहाँ पे दिया नहीं है वो पॉइंट, हाँ फिर भी चलो मैं बताता हूँ। फाई इज इक्वल्स टू, अगर मैं बी ए से स्टार्ट करता, यहाँ पे शायद ये पेन चले तो लिखता हूँ मैं, अगर मैं यहाँ पे ऐसा कहता हूँ, नहीं चलेगा आज ये पेन। फाई इज इक्वल्स टू, अगर मैं कहता हूँ बी डॉट ए, अगर फाई इज इक्वल्स टू बी डॉट ए कहता हूँ तो डॉट है तो वहां पे कॉस थीटा आएगा, ओके। तो कॉस थीटा आएगा डी फाई बाई डी टी, यानी अगर मैं ईएमएफ फाइंड करना चाहूँ तो ईएमएफ के लिए कह सकता हूँ मैं माइनस डी फाई बाई डी टी, और यहाँ पे आप कह सकते हैं फाई इज इक्वल्स टू बी डॉट ए, यानी आप कह सकते हैं बी ए कॉस थीटा। अब बी ए कॉस थीटा जो दिया हुआ है उसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो वहां से ईएमएफ मिलेगा। कॉस का डिफरेंशिएशन याद होगा आप लोगों को, और उसके हिसाब से यहाँ पे फ्लक्स में कॉस फंक्शन आता है और ईएमएफ में साइन फंक्शन आता है। अगर ईएमएफ में साइन फंक्शन आता है तो वही वैल्यू यहाँ पे करंट में भी रिफर्ड होता है। तो याद हो तो यहाँ पे जो ग्राफ है वो आईवी का ही ग्राफ प्लॉट किया हुआ है हमने, फाई वर्सेस ओमेगा टी का भी ग्राफ यहाँ पे आपको प्लॉट करवाया था। तो अगर वो पॉइंट याद है तो ये आपको समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी। यू कैन ऑब्जर्व इट, देखिए यहाँ पे अगर मैं i इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी कहता तो v इक्वल टू वी जीरो साइन ओमेगा टी, ये दोनों में साइन का ग्राफ। i इक्वल टू आई जीरो कॉस ओमेगा टी तो ये भी कॉस ओमेगा टी, तो ये बनता है कॉस का ग्राफ। ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। हमने ऐसा कहा था कि करंट साइन के हिसाब से भी जा सकता है, कॉस के हिसाब से भी जा सकता है, पर पहली बार हमने उसका बेस फ्लक्स के हिसाब से लिया था कि फ्लक्स में कॉस आता है तो ईएमएफ में साइन आएगा। उसके बाद यहाँ पे हमने आपको अंडरस्टैंडिंग दिया था कि फ्लक्स वाला किस्सा हो गया, ईएमएफ मिल गया, डिफरेंशिएशन कर दिया। तो यहाँ से आपको ऐसा समझना है कि जैसे यहाँ पे साइन फंक्शन आ सकता है वैसे ही यहाँ पे कॉस फंक्शन भी आ सकता है, बिकॉज बोथ आर साइनोसॉइडल फंक्शन, और यही उसका मेन किस्सा है। उसके बाद आपको ये पीक वैल्यू का फंडा याद होगा जिसको आप ईआरएमएस कह सकते हैं। ईआरएमएस यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। वैसे हमने समझा हुआ है IRMS VRMS इज इक्वल्स टू आई नॉट बाई रूट टू या तो वी नॉट बाई रूट टू। फॉर एवरेज हाफ साइकिल IRMS आई नॉट बाई रूट टू, सेम फंडा। दिस इज मे बी न्यू वैल्यू फॉर यू, जिसको कहते हैं फॉर्म फैक्टर। RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू, दोनों का रेशियो लेने से सीधा एक वैल्यू है वो आपको मिल सकता है। ये एक वन लाइनर टाइप का एमसीक्यू बने इसलिए यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन के फॉर्म में दिया है, ये भी और ये भी, दोनों के दोनों। वैसे तो सेम टू सेम ही है, ओके, पर यही का यही वैल्यू यहाँ पे उसने डाला हुआ है ताकि देखो। मस्त पवन सर है। भाई कहाँ से आवाज आ रही है? चलो, उसके बाद यहाँ पे पावर का फॉर्मूला, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर या तो वी स्क्वायर आर या तो ERMS IRMS ऐसा कह सकते हैं। वैसे यहाँ पे ये जो भी पूरा का पूरा डिस्कशन है ये सभी के सभी फॉर्मूला है, इसके अंदर थोड़ा सा हल्का सा ऊपर ऊपर से आइडिया में दे दूँ। ये जो सभी के सभी फंडा है वहाँ पे आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और जनरल रेजिस्टेंस जो हम कहते थे वो।
इंडक्टिव रिएक्टेंस के लिए इंडक्टर, कैपेसिटिव रिएक्टेंस के लिए कैपेसिटर। इंडक्टिव रिएक्टेंस ओमेगा एल which is equals to 2 pi fl. Capacitive reactance 1 upon 2 pi fc, 1 upon omega c if you can say that. तो xc या तो xl कह सकते हैं। xl की वैल्यू 2 pi fl बनेगा, xc का वैल्यू 1 upon 2 pi fc बनेगा। वहां पे हमने कैपेसिटर और इंडक्टर के लिए करंट कहाँ लैग करता है, करंट कहाँ लीड करता है, उसके हिसाब से उसका फेजर डायग्राम है वो फॉर्म होता है। इफ यू रिमेंबर दैट, ये रहा आपका कैपेसिटिव का वैल्यू, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जहां पे प्योर कैपेसिटर हो तो लीड्स बाय पाई बाय 2 फेज डिफरेंस, याद रखा था। इंडक्टिव रिएक्टेंस हो 2 पाई एफ एल लैग करेगा पाई बाय 2 से। पर सभी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ओनली इंडक्टर हो तो क्या, ओनली कैपेसिटर हो तो क्या, ओनली आर हो तो क्या, 3 याद रखो। उसके बाद आर एल में, तो क्या आर एल में आर वाला नहीं आएगा, सिर्फ एल वाला आएगा। आर सी हो तो उसमें आर वाला नहीं आएगा, सी वाला आएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट कि जब आर सी मैं ऐसा कहता हूँ तो वहाँ पे करंट जो है वो लीड करेगा, ताकि रेजिस्टेंस की वजह से वो सेम फेज में रहेगा, बट ड्यू टू कैपेसिटर करंट वहाँ पे लीड करेगा। जब मैं आर एल सी या तो एल सी आर तीनों की तीनों बातें करता हूँ, तो एल सी आर में भी हमने 2 अलग अलग पॉइंट बताए थे कि वेन एवर देयर इज एल सी आर, तो एल सी आर में आर का कोई किस्सा नहीं आएगा। एल सी आएगा तो वहां पे भी 2 पॉइंट बनेंगे, आइदर ओमेगा एल इज ग्रेटर देन ओमेगा सी, मतलब एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी, तो इंडक्टर वहां पे डोमिनेंट बनेगा तो करंट लैग करेगा। इफ एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सएल, तो वहां पे कैपेसिटर है वो डोमिनेंट बनेगा तो करंट वहां पे लीड करेगा। उसको लेकर यहाँ पे इम्पेडेंस का पॉइंट बनेगा, दैट जेड इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, tan फाई का फॉर्मूला है। तो इस चैप्टर में बहुत सारे छोटे छोटे फॉर्मूला है आते हैं, वो आपको याद होने चाहिए। अभी आज का जो लेक्चर है वो यहाँ तक रखते हैं। फॉर्मूला का पूरा डिस्कशन हम कल करेंगे, एज वेल एज ट्रांसफॉर्मर जो है, उस ट्रांसफॉर्मर के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं उसका भी हमें डिस्कशन करना है। और कल चैप्टर 7 और चैप्टर 8 के कुछ क्वेश्चंस का शायद डिस्कशन है वो हम करेंगे। कल जो है हम फिर से मिलेंगे 2:30 को, ठीक है। इफ इट्स पॉसिबल तो 2:30 to 4 पॉसिबल होगा तो ऐसा लेक्चर आज के जैसा रखेंगे, अदरवाइज एक लेक्चर तो है ही 2:30 to 3:10 तक का, ठीक है। तो आपके लिए आज का काम जो है, सर हजी एक लेक्चर ले लो ने, आई कैन अंडरस्टैंड फ्रेंड्स कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है, आपने 2 साल भी पढ़ा हुआ है, आपको और ज़्यादा पढ़ना है। तो आप जो भी पढ़ना चाहते हैं, एंड इफ़ यू फील दैट कि यू नीड मोर, तो और भी ढेर सारे, अगर आप फ्री रहते हो तो वहाँ पे भी इफ़ इट्स पॉसिबल, मेरे भी काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जिसने ऐसे वीडियोस बनाए हैं, तो आप उसके भी वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। ताकि अभी 4-5 को मेरा फिर से एक और लेक्चर है जिसमें नया 12th है वो भी हम चालू कर रहे हैं, ठीक है। तो आप जितना भी पढ़ रहे हो अच्छी बात है, आप और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए और नए नए क्वेश्चंस जो भी है उसको आप सेटिस्फाई करने का ट्राई करिए। अभी के लिए तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो कल हम 2:30 को मिलते हैं, ठीक है।